नहीं हो सकती। हम राम के पुत्र हैं, हम इक्ष्वाकु के पुत्र हैं, हम ययाति के पुत्र हैं, हम नूह के पुत्र हैं, हम ब्रह्मा के पुत्र हैं, हम मनु के पुत्र हैं। हमारी संस्कृति 5000 साल की संस्कृति नहीं, ये करोड़ों और अरबों साल की संस्कृति है। ये देश आजकल का नहीं जो ये कहता हो टुकड़े टुकड़े राज्यों से देश बना। उन्हें कोई जाकर समझाओ कि राष्ट्र टुकड़े टुकड़े नहीं हुआ करते। राष्ट्र उन्हें कहते हैं जो एकीकृत होते हैं, जो समेकित होते हैं, जो समुच्चयित होते हैं, जिनमें कभी भेद नहीं होता। राष्ट्र किसे कहते हैं बंधुओं? राष्ट्र 4 मुख्य घटकों से मिलकर बनता है और राष्ट्र के ये 4 मुख्य घटक होते हैं। पहला घटक होता है जमीन। जमीन के बिना संसार में कोई राष्ट्र नहीं बन सकता। जमीन चाहिए। जैसे दूसरे विश्व युद्ध में ईसाइयों द्वारा बर्बाद कर दिए जाने के बाद यहूदियों के पास कोई जमीन नहीं थी, तो दुनिया में यहूदियों का कोई राष्ट्र नहीं था। लेकिन बाद में उन्होंने अपने व्यापार के बल पर और अपने क्षात्र बल के आधार पर अमेरिका में जाकर अपनी घुसपैठ बढ़ाई। इल्यूमिनाती नाम का एक बड़ा संगठन बनाया और उस संगठन के आधार पर उन्होंने यरूशलेम के आसपास जमीनें खरीदी और फिर अपने बल के आधार पर जमीनों पर कब्जा किया और फिर यहूदियों ने वहां अपना राष्ट्र स्थापित किया। दुनिया किस नाम से जानती है? इजराइल के नाम से जानती है। और इजराइल आज इतना ताकतवर देश है, मानचित्र पर ढूंढो तो नहीं मिलेगा। बिंदु लगाने से भी पता नहीं चलेगा कि यहां इजराइल है, लेकिन 57 मुल्कों की पिंडलियां जिसके नाम से कांपती हैं वो इजराइल है। छोटा सा देश, बिना जमीन के कोई राष्ट्र नहीं हो सकता। पहली जरूरत है कि राष्ट्र के पास जमीन हो और जमीन के साथ साथ उस पर रहने वाले लोगों का होना जरूरी है। अगर लोग नहीं होंगे तो भी राष्ट्र नहीं हो सकता। पॉपुलेशन होनी जरूरी है। जैसे धरती पर दक्षिणी और उत्तरी ध्रुव, दोनों ध्रुवों पर लोग नहीं रहते, जमीनें बहुत पड़ी हैं, तो वहां कोई राष्ट्र नहीं है। मंगल ग्रह, चांद, बुध, बृहस्पति, ये इतने बड़े बड़े ग्रह हैं। पृथ्वी से 300 गुना बड़ा बृहस्पति है। जमीन बहुत पड़ी है, लोग नहीं रहते, इसलिए वहां कोई राष्ट्र नहीं है। तो जमीन होने के साथ साथ दूसरी जरूरी चीज है कि वहां लोग होने चाहिए। लोग अगर उस जमीन पर रहते होंगे तो वो राष्ट्र बन सकता है। तीसरा घटक है इन लोगों का जमीन पे मालिकाना हक। लोग रहते हो लेकिन उनका उस जमीन पे मालिकाना हक न हो तो भी वो राष्ट्र नहीं होता। जैसे ऑस्ट्रेलिया में किसका शासन है? बोलो, ऑस्ट्रेलिया के लोगों का है कि इंग्लैंड का है? आज भी यूके का शासन चलता है, आज भी रानी के झंडे के नीचे चलता है ऑस्ट्रेलिया। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं उपनिवेश। क्या कहलाता है बोलो? आज से 100 साल पहले भारत के पास जमीन भी थी, लोग भी थे, लेकिन उन लोगों का जमीन पे मालिकाना हक नहीं था। मालिकाना हक था अंग्रेजों का। इसीलिए देश नहीं, राष्ट्र नहीं था, बल्कि क्या था? उपनिवेश। भारत को क्या कहते थे? ब्रिटिशर्स कॉलोनी, अंग्रेजों का उपनिवेश। हम अंग्रेजों के उपनिवेश थे और जब हमारा अपना अधिकार आ गया जमीन पर तो हम राष्ट्र हो गए। 3 घटक बताए मैंने। बोलो पहला क्या बताया? अरे बोलो, बाद में नेताजी घर आएंगे तो पूछना नहीं पड़ेगा कि देश टुकड़े टुकड़े है क्या? पहला घटक क्या है माताओं? लीलावती कलावती से बाहर निकलो भाई। हाँ, बताओ जल्दी। पहला घटक भूमि, दूसरा भूमि पर रहने वाले, तीसरा इन लोगों का भूमि पे मालिकाना हक। और ये 3 घटक मिलकर बनाते हैं किसी राष्ट्र की देह। लेकिन ये देह बेकार की है जब तक इसमें प्राण न हो। और किसी राष्ट्र की देह को अनुप्राणित करती है उसकी चेतना, उसकी संस्कृति। संस्कृति चौथा घटक है। संस्कृति अगर राष्ट्र के भीतर नहीं होगी तो 3 पहले घटक होने के बाद भी राष्ट्र नहीं हो पाएगा। राष्ट्र तब होगा जब इसके पास अपनी संस्कृति होगी। इस आधार पर आओ दूसरे नेताजी को जवाब देते हैं। मुझे ये बताओ, हमारे पास जमीन है कि नहीं है? चुप बैठे, डरे बैठे, इन्हें लग रहा वो वैसी आके मारेगा। अरे जमीन है कि नहीं है? कहां से कहां तक है? ऊपर बोलो। सबसे ऊपर कौन सा राज्य? लद्दाख। अब जम्मू कश्मीर नहीं रहा, अब बात बदल गई। सबसे ऊपर क्या है? लद्दाख। और नीचे कन्याकुमारी का इंदिरा पॉइंट, ये तो ऊपर से नीचे तक और दाएं से बाएं तक। गुजरात का अंतिम क्षेत्र कच्छ बोलते हैं और अरुणाचल का अंतिम क्षेत्र कच्छार बोलते हैं। इन चारों बिंदुओं के बीच का भूभाग भारत के पास बचा हुआ है। बोलो हाँ के नहीं?
है कि नहीं? लेकिन इतना ही था कि ज्यादा था? पीओके किसका? नहीं, आवाज नहीं आई इधर से मुझे। पीओके किसका है? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, कश्मीर का वो हिस्सा किसका है? हमारा है। चाइना ने जितने कश्मीर पर कब्जा कर रखा वो किसका है? हमारा। अच्छा ये बताओ, पाकिस्तान किसका है? हमारा है। किसकी जमीन है पाकिस्तान? छोड़नी चाहिए कि लेनी चाहिए? वापस लेनी चाहिए। अरे जिस किसान के बालक अपने पिता के खेत को न संभाल सके और पड़ोसी उनके खेत का हिस्सा दबा ले, ऐसी संतान लायक के नालायक? और अगर संतान लायक है तो बोलो अपना खेत वापस लेना चाहिए कि नहीं? पाकिस्तान किसका? सिंध किसका? बलूचिस्तान किसका? अफगानिस्तान किसका? बांग्लादेश किसका? नेपाल किसका? भूटान किसका? श्रीलंका किसका? अरे अफगानिस्तान के परे उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये चारों हिस्से हमारे हैं जो इसी अफगानिस्तान से 10 साल पहले भारत से कटकर अलग हुए थे। 1947 में देश आजाद हुआ। 1937 में 10 साल पहले म्यांमार को काटकर अंग्रेजों ने हमसे अलग किया। म्यांमार, इंडोनेशिया, यह सब भारत का है। एक बहुत बड़ा इलाका। बंधुओं, पिछले 270 साल में 13 टुकड़े हुए भारत के। 12 टुकड़े हमसे छीने जा चुके और 13वां बचा हुआ है। जमीन है? हाँ, जमीन किसकी? बोलो जमीन है कि नहीं हमारे पास? है। अच्छा, जमीन पर लोग रहते हैं कि नहीं रहते? दूसरा घटक बोलो, इस पर लोग रहते हैं कि नहीं रहते? कितने करोड़? कितने करोड़ हैं? अरे 39 करोड़ को छोड़ो, आपने अपने की भाई 110 करोड़ तो रहते हैं। मोटा मोटी 100 करोड़ कह लो, 100 करोड़ रहते हैं। बिना मुझ की दाढ़ियों को भी गिनूंगा, उनकी भी गिनती करूंगा, लेकिन थोड़ा सा रुको। वो 30-32 करोड़ और कुछ 5 करोड़ ईसाई रहते हैं, कुछ और लोग रहते हैं इधर उधर के, लेकिन 107-8 करोड़ से ज्यादा हिंदू इस देश में रहते हैं। तो हमारे पास जन भी है और जमीन भी है, और इस जन का जमीन पे मालिकाना हक। बोलो, तुम्हारा मकान तुम्हारे नाम है कि नहीं है? तुम्हारी खेती बाड़ी तुम्हारे नाम है कि नहीं है? तुम्हारी दुकानें, तुम्हारे उद्योग धंधे तुम्हारे नाम है कि नहीं है? तो मालिकाना हक भी है। 3 घटक पूरे हो गए। अब बची भारत की संस्कृति। ये बताओ, भारत के पास कोई संस्कृति है कि नहीं है? क्या नाम है संस्कृति का? बोलो मेरे पीछे। वर्णाश्रम संस्कृति। क्या नाम है संस्कृति का? अब ये मत कहना कि हमारे पास कोई संस्कृति नहीं है। वर्णाश्रम संस्कृति। वर्णाश्रम संस्कृति किसे कहते हैं? जिसमें 4 वर्ण, 4 आश्रम, 4 वेद, 4 पुरुषार्थ, ये जिस संस्कृति का हिस्सा है उस संस्कृति को वर्णाश्रम संस्कृति कहते हैं। कैसी संस्कृति है बोलो? अरे मेरी ओर ध्यान दो। यहां बेटा, तुम बैठो, इसे बिठाओ। हमारी संस्कृति का नाम क्या है बोलो? वर्णाश्रम संस्कृति। तो संस्कृति भी हमारे पास है। बोलो, भारत एक राष्ट्र है कि नहीं है? है। अब नेताजी कहते हैं अब तो राष्ट्र है, लेकिन पहले नहीं था। हमने कहा कब नहीं था? बोले जब इसमें 550 से ज्यादा रियासतें थी। भाई रियासतें तो तेरे अब्बू ने बनाई थी। वो क्या हमने बनाई थी? रियासतें तो तेरे अब्बू ने बनाई थी। कहता उससे पहले भी तो गणराज्य थे। जब अलग अलग गणराज्य थे, वो गणराज्य आपस में लड़ते रहते थे। उनके अपने अलग अलग राजा थे, अपने अलग अलग राज्य थे। तो इसलिए पहले भी टुकड़े टुकड़े बटा हुआ था। ये एक राष्ट्र नहीं था। आओ देख लेते हैं गणराज्यों के समय में एक राष्ट्र था कि नहीं था? जरूर गणराज्य अलग थे, जरूर गणराज्यों के राजा अलग थे। अच्छा ये बताओ, आज राज्य अलग अलग है कि नहीं? राजस्थान और उत्तर प्रदेश अलग अलग राज्य हैं कि नहीं है? हैं? अच्छा, दोनों का राजा मुख्यमंत्री अलग अलग है कि नहीं है? लेकिन इन्हें एक सूत्र में कौन बांधता है? इन्हें एक सूत्र में बांधता है संविधान। क्या बांधता है इन्हें एक सूत्र में? संविधान। बंधुओं, जब इस देश में गणराज्य थे तब इस देश के सारे गणराज्यों का एक ही संविधान था। वो संविधान था वेद। वेद इस सारे देश को एक सूत्र में बांधता था। इसलिए ये तब भी राष्ट्र था और आज भी राष्ट्र। और ध्यान से सुनने का प्रयास करो, कैसे एक सूत्र में बांधता था। जब राजा राम का राज्याभिषेक हुआ तो किसके मंत्रों से हुआ? अरे बोलो,
किसके राज्य, किसके मंत्रों से? और जब रावण का राज्याभिषेक हुआ तो किसके मंत्रों से हुआ? वेद के मंत्रों से। जब बलराम और कृष्ण को राज्य पर बिठाया गया तो किसके मंत्रों के साथ? वेद के मंत्रों के साथ। लेकिन कंस जब यज्ञ करता था तो किस मंत्रों के साथ? वेद के मंत्रों के साथ करता था। बंधुओं, ये वेद एक संस्कृति है और ये संस्कृति समूचे भारत को तब भी एक सूत्र में बांधती थी, आज भी एक सूत्र में बांधती है। उत्तर से लेकर दक्षिण से, पूरब से लेकर पश्चिम तक पूरे भारत में यदि कोई चीज व्याप्त है तो वो वेद है, वेद है, वेद है। मैं इस देश के चप्पे चप्पे पर जाता हूं और देश के चप्पे चप्पे पर जाकर देखता हूं, कोई इलाका ऐसा नहीं है जहां वेद को स्वीकार्यता ना हो। अन्य अन्य ग्रंथों, मतों और मतांतरों को कहीं स्वीकार्यता होती है, कहीं स्वीकार्यता नहीं होती, लेकिन ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां वेद को स्वीकार्यता ना हो। इस पूरे भारत को एक सूत्र में बांधने वाला क्या है? वेद है। इसलिए बंधुओं, ये तब भी राष्ट्र था जब तुम्हारे अब्बू ने इसे रियासतों में बांटा। ये तब भी राष्ट्र था जब ये गणराज्यों के अंतर्गत प्रबंधित किया गया था। ये आज भी राष्ट्र है जब राज्यों के अंतर्गत इसका प्रबंधन चल रहा है। और बंधुओं, मेरे पिता ने, मेरे गुरु ने अपने गुरु को एक मुट्ठी लौंग दक्षिणा में दी थी, जो उसके गुरु ने नकार दी थी। कहा था, मुझे एक मुट्ठी लौंग नहीं चाहिए, मुझे तुझसे तेरा जीवन चाहिए। मैं चाहता हूं अपना जीवन गुरु दक्षिणा में मुझे दे। रक्षा कर इस राष्ट्र की, रक्षा कर इस राष्ट्र के विधान की। उन्होंने कहा था, इस देश में आज धर्म अपना स्थान खो चुका है। अधर्म नाना प्रकार के रूप धारण करके गद्दी पर आकर आसीन हो गया है। इस देश में आज वेद अपनी प्रतिष्ठा खो चुके हैं। मैं चाहता हूं तू अपना जीवन मुझे दे, पुनः वेद को प्रतिष्ठा दे, पुनः धर्म को स्थापना दे और फिर से इस देश को मुक्त करा, आजाद करा। बंधुओं, मेरे पिता ने लड़ाई लड़ी, अपने हजारों हजार पुत्रों को उत्पन्न करके इस देश के यज्ञ की अग्नि में झोंक दिया। लेकिन अब क्या बस हो गया? क्या अब काम खत्म हो गया? क्या हमारे पिता का काम खत्म हो गया? ना, जब तक आर्य समाज के यज्ञ की ज्वाला जल रही है तब तक ये काम खत्म होने वाला नहीं है। हम तब तक लड़ाई लड़ेंगे जब तक हमारी आखिरी सांस है, और इस देश में तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी जब तक इस देश में एक भी आर्य समाजी जिंदा है। न ये देश कभी टुकड़ों में बटा था और न कभी बटने देंगे। हम रहेंगे। इसके लिए जरूरत है हमें आपस में संगठित होकर विचार करने की। इसके लिए जरूरत है हमें एक साथ बैठकर ये सोचने की कि इस काम को कैसे किया जाए। अपने साथ आपस में लड़ाई छोड़ो, दूसरों के साथ लड़ाई बंद करो कि इसके साथ लड़ाई है, उसके साथ लड़ाई है, इससे मतभेद है, उससे मतभेद है। अपने लक्ष्य पर दृष्टि रखो। हमारा काम क्या है? हमारा पिता हमें यज्ञ की परिभाषा देकर गया था। अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेध आदि पर्यंत कहा था कि नहीं कहा था? कहां से लेकर? अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेध आदि पर्यंत शिल्प विद्या और परोपकार के व्यवहारों का करना और कराना यज्ञ मानता हूं। अग्निहोत्र तो वो हमें देकर गया था, अश्वमेध यज्ञ हमें करना है। और अश्वमेध यज्ञ सामान्य जनमानस नहीं किया करता, सम्राट किया करते हैं, सम्राट। अश्वमेध यज्ञ तुम तब कर सकते हो जिस दिन सम्राट की गद्दी पर तुम्हारा कोई बालक जाकर बैठेगा, निश्चित रूप से तुम अश्वमेध यज्ञ कर पाओगे। बंधुओं, मैं पिछले कुछ समय से एजुकेशन पर काम कर रहा हूं, शिक्षा पर काम कर रहा हूं और प्रयास कर रहा हूं कि इस पूरे देश में ऊपर से नीचे तक, दाएं से बाएं तक पूरे देश में एजुकेशन के एक सिस्टम को फिर से रिवाइव किया जाए। जिस एजुकेशन पॉलिसी को टीबी मैकॉले और उसकी टीम बदल कर गई थी, उन्होंने इस संस्कृति में क्या बिगाड़ किए थे, उन सांस्कृतिक बिगाड़ों को फिर से उलट कर रखने की जरूरत है। फिर से जरूरत है कि हम इस देश में, इस देश की शिक्षा को वापस लौटा कर लाएं। इसके लिए अगर 10 प्रकल्प खोलने पड़ेंगे तो हम 10 खोलेंगे और 20 प्रकल्प खोलने पड़ेंगे तो 20 खोलेंगे। मैं बस आपसे इतना आश्वासन चाहता हूं कि मैं ये लड़ाई लड़ने के लिए निकला हूं। मेरा बल कम है, सब तरह का बल कम है, लेकिन मैं निकला हूं केवल इस विश्वास पर सवार होकर के मेरा पिता दयानंद था, वो अकेला चना भाड़ फोड़ सकता है तो मैं क्यों भाड़ नहीं फोड़ सकता? मैं भी जरूर भाड़ फोड़ सकता हूं, लेकिन मुझे सबके सहाय की जरूरत पड़ेगी, आप लोगों के सहाय की जरूरत पड़ेगी। मैं तुमसे ये नहीं कहता हूं कि जिस दिन मैं लड़ूं, लाठियों में पिटूं या कहीं मारा जाऊं तो तुम भी आकर वहां पिटना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जिस दिन तुम लड़ते देखो, पिटते देखो, मरते देखो, उस दिन तुम जहां भी हो, अपने घर पर, अपने खेत में, किसी नुक्कड़, किसी तिराहे, चौराहे या नाई की दुकान पर, उस दिन टीवी में देखते हुए ये जरूर कहना कि ये जो आदमी लड़ाई लड़ रहा है, मैं इस लड़ाई में शामिल हूं, मैं इस लड़ाई का हिस्सा हूं, मैं इस लड़ाई से बाहर नहीं।
इस लड़ाई से बाहर नहीं। अगर हम केवल संभो मनांसी जानताम, आपके मन की संकल्पना को एक कर लेंगे तो निश्चित रूप से हम इस देश में दयानंद के पुरुषार्थ को खड़ा कर लेंगे। दूसरा कोई उपाय नहीं है। बहुत धैर्य से आप लोगों ने सुना। 3 दिवस से आपके बीच में हूं, आपका आतिथ्य भोगा, बहुत आनंद से आपके बीच में रहा। गिरिराज जी से मेरा पुराना परिचय था, पर गिरिराज जी मुझे भूल गए थे और मैं इन्हें भूल गया था। राम सिंह वर्मा जी ने आकर पहचाना मास्टर जी ने कि भाई ये तो वो हैं, हम पहचान गए कि आए थे एक बार।